जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अशोक। एक बार फिर से आपका स्वागत है नेशनल एग्रीकल्चर में। दोस्तों, आज हम सब सीखेंगे गेहूं में लगने वाले रोग के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है गेहूं में होने वाले कौन से रोग हैं, इनके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आप अपना नोट्स कापी कलम जो भी लेकर के बैठ जाइए और थोड़ा थोड़ा करके लिखते चलिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है डिजीज ऑफ व्हीट। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है गेहूं में लगने वाले रोग या गेहूं में होने वाले रोग, तो चूंकि ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारी ये परीक्षा आ गई है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंस या कृषि प्राविधिक सहायक, या फिर अभी हाल ही में बिहार में परीक्षा हुई, उसमें भी एक दो प्रश्न आ गए थे। तो आइए हम सीखते हैं इसमें क्या क्या है। तो गेहूं के रोग तो कई हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें क्या है, तो पहले हम सीखते हैं रस्ट के बारे में। ठीक है, रस्ट। ठीक, रस्ट पहला क्या है, रस्ट। रस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको जो है गेरुई या फिर रोली रोग भी कहा जाता है। इसको हिंदी में गेरुई या फिर रोली रोग भी कहा जाता है। इसको सर्वप्रथम डॉक्टर के.सी. मेहता ने खोजा था। डॉक्टर के.सी. मेहता ने सर्वप्रथम आगरा में पहली बार इसको देखा था, बताया था। और इसके बारे में मतलब जो रस्ट है, रस्ट का कार्य कैसे है, ये कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से पौधों को प्रभावित करता है, इन सब के बारे में डॉक्टर के.सी. मेहता ने बताया है। तो इनको ये खोजने के आधार पर, इनको बताने के आधार पर भारतीय रस्ट रोग के पिता कहे जाते हैं डॉक्टर के.सी. मेहता। तो इन्होंने रस्ट को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि गेहूं में जो रस्ट लगते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। आइए देखते हैं, तीनों को एक एक करके हम लोग सीखते हैं। इसमें जो है पहला रस्ट है जिसको हम लोग ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट भी कहते हैं। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है। इसको हम दूसरा एक और नाम इसका है। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट को हम लोग लीफ रस्ट ऑफ व्हीट भी कहते हैं। ये ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट को लीफ रस्ट भी कहते हैं। देखिए क्या है, कवक के द्वारा होने वाला रोग है। रस्ट को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। तो ये पहला क्या है, रस्ट। ये ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट क्या है, गेहूं की जो अगेती जो किस्में हैं, अगेती जो खेती की जाती है, अर्ली वैरायटी जो गेहूं की हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला यही होता है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। इसके कारण सबसे जो 3 प्रकार के रस्ट हैं, तीनों प्रकार में ये जो रस्ट है सबसे ज़्यादा गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। आइए देखते हैं इसमें जो फंगस है वो कौन सा है, क्योंकि ये क्या है, फंगस से होने वाली बीमारी है। फंगस, देखिए कौन सा फंगस है। तो फंगस बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेता है कि ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट किस फंगस के कारण रोग होता है। 4 ऑप्शन दे देता है उसमें, तो आप ये देख लीजिए। ये है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा। सॉरी, ये क्या है, रिकॉन्डिटा ट्रिटिसाई। पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ट्रिटिसाई नामक कवक के द्वारा ये ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट रोग लगता है। चलिए ठीक है, ये तो एक रस्ट हो गया। आइए देखते हैं दूसरा रस्ट कौन सा है। जी, आइए देखते हैं दूसरा रस्ट जो है। ये पहला रस्ट तो हो गया हमारा ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। आइए देखते हैं दूसरा रस्ट कौन सा है। दूसरा है येलो रस्ट ऑफ व्हीट। येलो रस्ट ऑफ व्हीट, ये दूसरा है। ये गेहूं की जो मध्यम जो खेती करते हैं गेहूं की, मध्यम वाले, तो इसमें ये रोग लगता है, येलो रस्ट ऑफ व्हीट। इसको हम लोग दूसरे नामों पे जानते हैं। इसका दूसरा नाम है स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट।
स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट। देखिए इसमें क्या होता है, मतलब ये लगभग जहाँ पे नम वातावरण रहता है, थोड़ी सी ठंडी के मौसम में फरवरी से पहले ही मतलब ये रोग हो जाता है। मतलब जिस वातावरण में थोड़ा ठंडी रहती है तो उसमें ये रोग काफ़ी लगता है। ये मध्यम वाली जो गेहूं की फसलें हैं मध्यम वाली, उसमें जो है ये रोग लग जाता है, येलो रस्ट ऑफ व्हीट। इसमें क्या होता है, जो पत्तियों पे जो है जो धारियाँ होती हैं वो पीली पीली पड़ जाती हैं, इसलिए इसको येलो रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। देखिए इसका जो पैथोजन है, जो कारक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप स्टार बना के इसको नोट कर लीजिए। तो इसका जो है पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस नामक कवक के कारण येलो रस्ट ऑफ व्हीट लगता है। येलो रस्ट ऑफ व्हीट को हम लोग स्ट्राइप रस्ट ऑफ व्हीट भी कहते हैं। ये सर्दी के समय में इसका प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसकी जो पत्तियां होती है, जो नैरो टाइप पत्तियां होती हैं, पत्तियों में पीली पीली धारियां बन जाती हैं, जिसको हम लोग येलो रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। आइए देखते हैं तीसरा रस्ट कौन सा है। तीसरा रस्ट है, आइए हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं तीसरा जो है रस्ट, ठीक है। तीसरा रस्ट है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। जैसे उन दोनों का एक अलग अलग नाम था, इसका भी एक अलग नाम है, मतलब इसका एक दूसरा नाम भी है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट का दूसरा नाम है स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। इसका दूसरा नाम है स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। क्योंकि जो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट था वो गेहूं की अगेती फसलों में होता था, जो येलो रस्ट ऑफ वो मध्यम फसलों में होता था। ये जो लेट वैरायटी है, जो पछेती गेहूं की जो खेती की जाती है, उसमें ये रोग लगता है। बहुत खतरनाक रोग है ये ब्लैक रस्ट ऑफ। इसको हम लोग किलर के नाम से भी जानते हैं, किलर के भी नाम से भी जाना जाता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। अच्छा, इसका जो फंगस है, पैथोजन, वो कौन सा है? इसका नाम है पक्सिनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसका बुलेट पॉइंट में। पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई नामक कवक के कारण ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट रोग लगता है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई नामक कवक के द्वारा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट रोग लगता है। तो हम लोग सीख चुके हैं रस्ट के बारे में। गेहूं का एक रस्ट जो है ख़त्म हो गया, एक रोग जो है ख़त्म हो गया। ये रोग क्या था? तो रस्ट के भारतीय रस्ट रोग के पिता कौन है? डॉक्टर केसी मेहता। सर्वप्रथम इन्होंने ही देखा था, आगरा में देखा था। रस्ट को 3 भागों में बांटा गया, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, येलो रस्ट ऑफ व्हीट और ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो ये हो गया। अच्छा ठीक, एक चीज़ और देख रहे थे, इसका कंट्रोल कैसे करेंगे हम? कंट्रोल मतलब नियंत्रण। अगर ये रस्ट है तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम? तो कंट्रोल करने की बात आती है तो हम फंजीसाइड दवाओं का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जो है कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम, खास करके जो सिस्टमिक या कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, जिसमें हमारा है ये मैंकोजेब जो दवा है, ये 2 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देते हैं। तो पहला कंट्रोल हो गया। जैसे अगर रस्ट को कंट्रोल करना है तो मैंकोजेब दवा जो है 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, 1 हेक्टेयर बराबर आप समझ रहे हैं करेक्ट है 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर खेत में 2 किलोग्राम दवा का हम छिड़काव कर देंगे मैंकोजेब, जिससे रस्ट पे कंट्रोल होगा। अच्छा, ये जो दूसरा क्या है, ये जो उर्वरक होते हैं जिनमें पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, या फिर जो पोटासिक उर्वरक हैं उनकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा करके हमको खेतों में देनी चाहिए। जो पोटासिक उर्वरक हैं, ठीक है, जो पोटास वाले उर्वरक हैं, इनकी मात्रा खेतों में बढ़ा देनी चाहिए। हाई क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। और एक तीसरा है
तीसरा क्या है, जो सल्फर पाउडर है लगभग इसको भी, हाँ सल्फर पाउडर देख लीजिए, ये जो सल्फर पाउडर, जो सल्फर पाउडर है ये लगभग कितना 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में हमको मिला देना चाहिए। ये सल्फर पाउडर से क्या होगा, जो रस्ट पर है कंट्रोल होगा। और दूसरा क्या है, जो पोटास वाले उर्वरक हैं जैसे म्यूरेट ऑफ पोटास, और जो पोटास वाले हैं जिनमें पोटास की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इन उर्वरकों को खेतों में थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते हैं। ज़्यादा डालने से क्या है, रस्ट का प्रकोप कम होगा, जो रस्ट वाले जो फंगस हैं ये नहीं आएंगे। चलिए एक रोग तो समाप्त हो गया, हमने इसके बारे में देख लिया। आइए सीखते हैं दूसरा रोग। दूसरा रोग क्या है, पहला हो गया रस्ट, दूसरा हम लोग लेते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट। देखिए लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट ऑफ व्हीट। अच्छा, इसको हिंदी में हम लोग इसको हिंदी में गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग कहते हैं। गेहूं का अनावृत कंड या फिर गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग, ये क्या होता है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। देखिए इसका ये भी फंगस के द्वारा होने वाला रोग है, फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। जैसे हमने पहले देखा था क्या, रस्ट, वो भी फंगस से था, और ये भी क्या है, फंगस से। इस फंगस में कौन सा रोग है, अस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटिसाई, वैरायटी ट्रिटिसाई नामक फंगस के कारण ये लूज स्मट ऑफ व्हीट रोग लगता है। ये क्या है, परीक्षा में पूछता है एक और पॉइंट, ये जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है ये मतलब कैसा रोग है, तो क्या है, ये सीड बोर्न डिजीज है। सीड बोर्न डिजीज है। ये सीड बोर्न डिजीज क्या होता है, जैसे कुछ रोग होते हैं जो उनकी बीज में ही पहले से उपलब्ध रहते हैं, फिर वो अपने मतलब जैसे फसल तैयार होती है उस पर अपना असर दिखा देते हैं, तो उन बीजों को क्या कहते हैं, मतलब उन रोगों को क्या कहते हैं, सीड बोर्न डिजीज। जैसे डिजीज ये जो हैं, एक होता है सीड बोर्न डिजीज, एक होता है सॉयल बोर्न डिजीज, एक होता है एयर बोर्न डिजीज। तो ये क्या है, लूज स्मट ऑफ व्हीट क्या है, सीड बोर्न डिजीज। इसका जो पैथोजन है अस्टिलैगो न्यूडा ट्रिटिसाई नामक होता है। अच्छा, इसके कंट्रोल के लिए हम लोग बीटा वैक्स, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो जैसे बीटा वैक्स है दवा है, और ये क्या है, कार्बेंडाजिम है। कार्बेंडाजिम और बीटा वैक्स दवा का जो हम लोग छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने के मतलब छिड़काव भी कर सकते हैं और इसका सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो ये भी पॉइंट है, नोट कर लीजिए। 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका सीड ट्रीटमेंट करेंगे हम। किसका, कार्बेंडाजिम का जो है 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके अगर हम खेत में बोएंगे तो जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है इसका जो है कंट्रोल, मतलब इस पर हमारा कंट्रोल होगा, इस पर बहुत ज़्यादा फंगस नहीं लगेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर ये मतलब इसको बचाना है, मतलब ये लूज स्मट ऑफ व्हीट ना लगे, तो पहला तो सीड ट्रीटमेंट है, दूसरा लूज स्मट जो भी रेजिस्टेंट वैरायटी आती है उनका आप खेतों में बुआई करें, और तीसरा है ये जो सीड बोर्न डिजीज है, क्योंकि इसको हम लोग धूप में इसको सुखा करके, ठीक है, धूप में इसको सुखा करके हम ये जो स्पोर हैं उनको हम लोग मार सकते हैं या फिर इनको निष्क्रिय कर सकते हैं। मतलब धूप में अगर सुखाते हैं, बीजों को बोने से पहले, अपने खेतों में बीजों को बोने से पहले अगर कड़ी धूप में, तेज़ धूप में इसको हम सुखा देते हैं, इसके जो स्पोर हैं वो डैमेज हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, तो जिससे हमारे खेतों में मतलब ये रोग लगने की संभावना कम होगी। उसके बाद एक और इसका उपचार है, ये उपचार के रूप में है। उपचार के रूप में एक और उपचार है, 54 डिग्री सेल्सियस तापमान, मतलब सेंटीग्रेड पानी को अगर जैसे हम उबालते हैं, पानी को गर्म करके लगभग 10 मिनट तक हम अगर इस उपचार कर देते हैं, बीजों को पानी में उबाल देते हैं, 54 डिग्री सेल्सियस तापमान जो पानी का हीट हो जाए, तो बीजों को उपचार करके हम खेतों में बोएं तो ये लूज स्मट पर हम लोग कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं।
अब ये हो गया हमारा दूसरा लूज स्मेट ऑफ व्हीट, इसका पैथोजन है आस्ट्रेलेगो न्यूडाटिसाइम। आइए देखते हैं तीसरा क्या है। देखते हैं तीसरे के बारे में देखते हैं। तीसरा जो रोग है बहुत ही फेमस, बहुत खतरनाक, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका नाम है कर्नाल बंट डिजीज। ये क्या है? ये बहुत ही खतरनाक है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कर्नाल बंट को। ये हरियाणा के करनाल में सर्वप्रथम एक ब्रीडर थे मित्रा नामक, वो ब्रीडर थे, साइंटिस्ट समझ लीजिए, प्रयोग कर रहे थे। उनका एक प्रयोगशाला लेबोरेटरी मतलब अपने फार्म पर ये प्रयोग कर रहे थे। सबसे पहले सर्वप्रथम मित्रा ने 1930 ईस्वी में अपने प्रायोगिक प्लांट पर गेहूं के प्रायोगिक प्लांट पर इसको देखा, कर्नाल बंट के डिजीज को देखा। ठीक है, 1930 में इन्होंने देखा। ये हरियाणा के करनाल में, इसलिए इसका नाम रख दिए कर्नाल बंट रख दिए। ठीक है, और ये इसका जो पैथोजन है, पैथोजन इसका जो है निवोसिया या टिलेंटिया इंडिका नामक फंगस के कारण जो है ये रोग होता है कर्नाल बंट। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का फंगस है, निवोसिया या टिलेंटिया इंडिका, इसके कारण कर्नाल बंट होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम मित्रा ने सन 1930 में ये हरियाणा के करनाल में खोजा था, इसलिए इसका नाम कर्नाल बंट रख दिया गया। इसमें क्या होता है? एक तत्व पाया जाता है, इसमें एक तत्व पाया जाता है एलिमेंट, उसका नाम है ट्राई मेथाइल एमाइन एक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण इस बीमारी से मतलब इसमें हो जाता है तो एक सड़ी हुई मछली की बदबू आती है। मतलब एक प्रकार से एक सड़ी हुई मछली की जैसे बदबू आती है, जिसके कारण क्या है? सड़ी हुई मछली की जैसे बदबू आती है। ये कौन सा इसका नाम है? ट्राई मेथाइल एमाइन। पूछ दिया जाता है कभी कभी परीक्षाओं में। तो ठीक, ट्राई मेथाइल एमाइन के कारण सड़ी हुई मछली की जैसे बदबू आती है, दुर्गंध आती है। तो ये किस रोग में है? कर्नाल बंट में है। ठीक है, ये क्या है? ये भी सीड बोर्न डिजीज है। ये जो है सीड बोर्न डिजीज, ये क्या है? सीड बोर्न डिजीज, यह रोग भी सीड बोर्न डिजीज है। और इसके उपचार के लिए मतलब इसे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि फंगस से लगने वाला रोग है तो कंटेक्ट या सिस्टमिक फंजीसाइड दवा का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में नहीं, लगभग हर जगह इस कर्नाल बंट डिजीज को गेहूं का कैंसर भी कहा जाता है। इसको कैंसर के भी नाम से दिखाई दे रहा होगा लगभग, कैंसर ऑफ व्हीट यहाँ लिख देते हैं, स्टार बना दीजिए। कैंसर ऑफ व्हीट मतलब गेहूं का कैंसर किसे कहा जाता है? कर्नाल बंट को कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं 4 नंबर पर देखते हैं क्या है। ये कर्नाल बंट को मित्रा ने खोजा था सर्वप्रथम 1930 में। कैंसर रोग इसी को ही कहा जाता है, गेहूं का कैंसर भी कर्नाल बंट को ही कहा जाता है। आइए देखते हैं नंबर, ये कितना था? 3 हो गया। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है ईयर कॉकल डिजीज। ये क्या है? ईयर कॉकल डिजीज। इसको ईयर कॉकल डिजीज या फिर इसी को हम लोग सीड गॉल डिजीज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सीड
गॉल डिजीज भी कहते हैं। इसी को ईयर कॉकल डिजीज का दूसरा नाम है सीड गॉल डिजीज। क्योंकि अभी अब तक हमने पढ़ा है कि ये सब जो रोग थे फंगस से होने वाले रोग थे, कवक से, लेकिन ये जो रोग है ईयर कॉकल डिजीज, इसको हम लोग गेगला रोग भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको गेगला रोग कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में ईयर कॉकल डिजीज। ये क्या है? नेमेटोड से होता है। ये किसके द्वारा होता है? नेमेटोड से, नेमेटोड्स के द्वारा होने वाला यह रोग है। ये कौन सा नेमेटोड्स है? जिसको हम लोग कहते हैं एग्यूना ट्रिटिसाई नामक नेमेटोड्स के कारण ईयर कॉकल डिजीज होता है। अच्छा, इस ईयर कॉकल ये जो सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम सबसे पहले डॉक्टर जेटी निथम ने इसके बारे में सबसे पहले खोजा था। ये सबसे पहला जो है कि पादप परजीवी नेमेटोड्स था, इसको सबसे पहले खोजा गया है। डॉक्टर जेटी निथम ने सन 1743 ईस्वी में गेहूं के पौधों पर देखा था इस ईयर कॉकल डिजीज को, जिसको हम लोग क्या है कि गेगला रोग भी कहते हैं। ये क्या है? सीड गॉल डिजीज इसका दूसरा भी नाम। कभी कभी ईयर कॉकल ना दे करके सीड गॉल डिजीज भी देता है। कभी कभी पूछता है गॉल डिजीज किससे होता है? 4 ऑप्शन, फंगस, बैक्टीरिया, नेमेटोड्स और कुछ एक और दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना होगा। तो क्या है? ये नेमेटोड्स के कारण होने वाला रोग है ईयर कॉकल डिजीज। आइए देखते हैं, अगर इसको मतलब बचाना है, मतलब कंट्रोल करना है, कंट्रोल में हम इसको क्या देखते हैं? कंट्रोल में ज़्यादातर नेमेटोड्स जो भी लग जाता है, नेमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक दवा है, बहुत फेमस दवा है, कार्बोफ्यूरान दवा का प्रयोग किया जाता है। कार्बोफ्यूरान दवा का जो है प्रयोग किया जाता है। लगभग ये कार्बोफ्यूरान जो दवा है लगभग 15 से 20 किलोग्राम दवा बुआई से पूर्व खेतों में मिला देते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगर ये कार्बोफ्यूरान दवा लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अगर हम मिला देते हैं तो इस रोग से छुटकारा मिल सकता है। एकदम छुटकारा तो नहीं मिलेगा, पूरा नेमेटोड्स खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन जो है कंट्रोल किया जा सकता है। आइए देखते हैं ईयर कॉकल के बाद कौन सा है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 रोग पढ़ चुके हैं गेहूं का। बहुत डीपली तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है, मतलब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं नंबर 5 है, नंबर 5 जो है टुंडू रोग, टुंडू डिजीज, टुंडू रोग, या इसी का दूसरा नाम है एलो ईयर राट, या इसी का दूसरा नाम है सेहू रोग, सेहू डिजीज, इसी को कहा जाता है टुंडू, एलो ईयर राट या फिर सेहू डिजीज। आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये क्या है? अभी तक हमने इसके पहले जो पढ़ा नेमेटोड से, लेकिन ये क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये किससे है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अच्छा, वो जो बैक्टीरिया, वो कौन सा बैक्टीरिया? क्लेवीबैक्टर, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई नामक बैक्टीरिया के कारण ये टिंडू या फिर एलो ईयर राट या फिर सेहू रोग लगता है। ये जो क्लेवीबैक्टर बैक्टीरिया है, इस क्लेवीबैक्टर बैक्टीरिया का जो वाहक है, ये भी वो क्या है? एक प्रकार का वो नेमेटोड्स ही है। इसका जो वाहक है क्या है? नेमेटोड्स। वो नेमेटोड्स कौन सा है? वही जो अभी आपने ईयर कॉकल डिजीज में देखा था, उसका नाम है एग्यूना ट्रिटिसाई नामक नेमेटोड्स के कारण ये जो है ये फैलता है टुंडू। ये क्या है? ये वाहक है। ये लाता है किसको? क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई बैक्टीरिया को लाता है, जिसके कारण ये टुंडू
जो है येलो ईयर रॉट या फिर सेहू रोग होता है। अभी परीक्षा हुई थी तो सेहू के बारे में पूछा था बिहार वाले में, तो बहुत लोग, जो लोग पढ़े होंगे भाई समझ गए होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे कैसे समझेंगे। ठीक है, ये क्या है, नेमेटोड्स है, एग्यूना ट्रिटिसाई जो वाहक है, इस रोग का वाहक है। ठीक, आइए देखते हैं नंबर 6। तो आप अगर इसके कंट्रोल में अगर आप इस नेमेटोड्स को कंट्रोल करेंगे तो ये स्वयं ही कंट्रोल हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर क्या है, नंबर 6 पर है मोलिया रोग, मोलिया डिजीज। ये क्या है, ये भी एक नेमेटोड से होने वाला रोग है, मोलिया डिजीज। इसका जो पैथोजन है वो है, पैथोजन जो है नेमेटोड से होने वाला रोग है, नेमेटोड से होने वाला रोग है। इसमें क्या है, एक होता है हेट्रोडेरा अवेनी नामक नेमेटोड्स के कारण यह रोग होता है। हेट्रोडेरा अवेनी नामक नेमेटोड्स के कारण यह मोलिया डिजीज होता है। जो हेट्रोडेरा अवेनी है, इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग सिस्ट नेमेटोड्स के भी नाम से भी जानते हैं। सिस्ट नेमेटोड्स के भी नाम से इसको जानते हैं। अभी क्या होता है, ये जो मोलिया डिजीज है ये बहुत ही खतरनाक है। अगर देखा जाए इसके कंट्रोल करने के लिए तो क्रॉप रोटेशन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो कंट्रोल में क्रॉप रोटेशन का मतलब फसलों को अदल बदल करके बोना। जिस खेत में मोलिया डिजीज एक बार पता चल गया तो 3 साल तक गेहूं की खेती ले ही ना उसमें अदर, जैसे गेहूं के अलावा जैसे सरसों है, चना है, या फिर लेग्यूमिनेसी की बहुत सारी फसलें हैं उनको उगा देते हैं। उगाने से क्या होता है, जो मोलिया डिजीज का जो हेट्रोडेरा अवेनी नामक जो नेमेटोड्स है उसमें थोड़ा सा राहत मिलेगी। बाकी क्रॉप रोटेशन के अलावा जैसे मान लीजिए कार्बोफ्यूरान का हम प्रयोग कर सकते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। आइए देखते हैं, 6 रोग हो गया। ये बहुत तो परीक्षाओं में तो नहीं पूछता है, लेकिन जानने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। आइए देखते हैं तीसरा कह रहे हैं, ये 6 हो गया तो 7वां नंबर क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू। 7वां नंबर है पाउडरी मिल्ड्यू। आप लोग थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, बहुत हम गलत लिखते हैं। चलिए ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू ये क्या है, 7वां नंबर गेहूं में होने वाला जो है पाउडरी मिल्ड्यू। ऐसा नहीं कि पाउडरी मिल्ड्यू या जो अभी हमने जिन रोगों की चर्चा की है केवल गेहूं में ही लगते हैं, ये रोग तमाम बहुत सारी फसलों में लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। इसका जो है फंगस के कारण होने वाला रोग है। ये पाउडरी मिल्ड्यू भी जो गेहूं में होता है। और ये क्या है, ब्लूमेरिया ग्रैमिनिस नामक कवक के द्वारा ये जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगता है। तो अभी हम लोगों ने लगभग 7 रोग पढ़ लिए हैं। तो 7 रोग के बारे में मेन जरूरी क्या होता है, पाउडरी मतलब क्या है, उसका रोग का नाम किसके कारण होता है, फंगस कारण, और क्या है इसका जो है कारक, किसके कारण, किस कवक के कारण रोग लग रहा है। तो इतना हम लोग देख चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा तो डीपली हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी इतना हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद।